दोस्तों आपको इन अंकल की बात याद है? भाई 26 तो सन तो बता दिया, महीना तो अल्लाह ही जानता है। मैंने फिलहाल 27 नहीं लगेगा। 27 नहीं लगेगा? नहीं। क्या सच में इनकी बात सच हो जाएगी? क्या 2026 में वास्तव में दुनिया खत्म हो जाएगी? अभी मिडिल ईस्ट की जो कंडीशन है, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जिस तरह से बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, इससे तो यही लग रहा है कि आगे चलकर ये युद्ध तो थमने वाला नहीं है जल्दी। और अगर ये युद्ध थमा नहीं तो इसमें बड़े बड़े देश अगर अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए तो ये तीसरा विश्व युद्ध का रूप लेने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएगा। और तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ झेलना पड़ सकता है। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये युद्ध शुरू ही क्यों हुआ, आखिर इस युद्ध की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्यों इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, दोनों एक दूसरे को नक्शे से ही मिटा देना चाहते हैं पूरी तरह से। और अमेरिका इजराइल का क्यों साथ दे रहा है और ईरान से इतनी बड़ी दुश्मनी अमेरिका से क्यों है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है इन 11 पॉइंट्स के माध्यम से। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आइए आज की वीडियो को करते हैं फटाफट से शुरू। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बी फॉर भारत। तो दोस्तों चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, जो कि है 1979 की इस्लामिक क्रांति। जी हाँ दोस्तों, यही वो क्रांति है जो इस युद्ध को जन्म देती है, यानी यहीं से इस युद्ध का उदय होता है। ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं। दोस्तों आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि 1979 के पहले ईरान में जब मोहम्मद रेजा पहलवी का राज था, उस समय अमेरिका के ये बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बहुत ही खास दोस्त हुआ करते थे। और इससे भी बड़ी बात, आज आप जो देख रहे हैं दोनों देश ईरान और इजराइल एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, ये एक समय पे इतने खास दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन दोस्तों ये दोस्ती दुश्मनी में तब बदल गई जब ईरान में आयतुल्लाह खमेनी ने इस्लामिक क्रांति किया, यानी वो पूरे ईरान को एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया और महिलाओं के लिए अलग से नियम कानून बना दिया, पुरुषों के लिए अलग से नियम कानून बना दिया, पूरा का पूरा देश बदल कर रख दिया। उसमें वहाँ के जो लीडर थे मोहम्मद राज पहलवी, उनको ईरान छोड़कर जाना पड़ा और यहीं से सारा खेल शुरू हो गया। खमेनी जैसे ही ईरान में आते हैं, सबसे पहले अमेरिका को ग्रेट शैतान बोल दिए, यानी सबसे बड़ा शैतान बोल दिए, और तो और अपने पड़ोसी इजराइल को वो छोटा शैतान बोल दिए और बोले जो इजराइल है ये हमारे मुस्लिमों के ज़मीन को कब्जा करके बैठा है। खमेनी के आते ही इजराइल ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और अमेरिका भी इसके बाद ईरान पर एक से बढ़ के एक सैंक्शंस लगाते चले गए, जो कि अभी तक जारी है। दोस्तों इजराइल और अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा डर है न्यूक्लियर प्रोग्राम। कोई भी देश उसके ईरान के आसपास का और अमेरिका जैसे देश ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने। इसको समझते हैं दूसरे पॉइंट से। इजराइल का कहना है ईरान एक टेरर स्टेट है, यानी यहाँ पर आतंकवादी रहते हैं। अगर ये परमाणु संपन्न देश बन गया तो फिर हमारे देश के लिए खतरा बन जाएगा और ये पक्का इजराइल पर बम गिराएगा ही गिराएगा, ऐसा इजराइल का कहना है। दोस्तों इजराइल की एक पॉलिसी है बिगेन डॉक्ट्रिन। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी इस्लामिक कंट्री, चाहे अरब हो या कोई भी इस्लामिक कंट्री हो, उसको किसी भी हाल में परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना है। दोस्तों इसके पहले भी 1979 में इराक और 2007 में सीरिया के रिएक्टर्स को इजराइल ने तबाह किया हुआ है। इधर ईरान का कहना है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, वो न्यूक्लियर का केवल यूज़ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मेडिकल में रिसर्च कर सके और बिजली बना सके। सबसे ज़्यादा टकराव तब बढ़ गई जब अमेरिका ने 2015 में ईरान से एक डील किया था JCPOA, और 2018 में ही ट्रंप के आते ही वो इस डील से बाहर निकल गया। और इतना ही नहीं, ट्रंप के निकलते ही ट्रंप ने ईरान पे और भी ज़्यादा सख्त सैंक्शंस लगा दी, जिसकी वजह से ईरान का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। आप नक्शे में देखेंगे तो इजराइल का इतना छोटा सा मैप है, लेकिन इस छोटे से देश को ईरान किस तरह से चारों तरफ से घेर रखा हुआ है, इसको समझते हैं अगले पॉइंट से, जो कि है प्रॉक्सी वार। ईरान कभी भी इजराइल से सीधे नहीं लड़ता था, वो इजराइल के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स का घेरा बना कर रखा था। इजराइल के एक तरफ हिजबुल्लाह को बैठा कर रखा है, जिसके पास 1.5 लाख मिसाइल्स हैं जो कि लेबनान से अटैक करते हैं, और दूसरी तरफ हमास और इस्लामिक जिहाद को बैठा कर रखा है जो कि गाजा से अटैक करते हैं। इसको ईरान पैसा और ट्रेनिंग दोनों देता था। और तीसरी तरफ हूती हैं जो कि यमन में रहते हैं।
ये रेड सी में अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों पर हमला करके उनके सप्लाई लाइन को रोकते हैं। और चौथी तरफ ईरान खुद है। ये जो चारों तरफ से इजराइल को ईरान ने घेर रखा है, इसको इजराइल बोलता है ईरान का ऑक्टोपस, यानी ऑक्टोपस का सर यानी ईरान, और जो उसके इजराइल के चारों तरफ जो छोटे छोटे देश हैं उनको ईरान का पैर बोलता है। वो कहता है ईरान हमें ऑक्टोपस की तरह घेर रखा हुआ है। दोस्तों इजराइल बहुत ही छोटा सा देश है, जनसंख्या के मामले में भी और क्षेत्रफल के भी मामले में। अगर ये केवल हथियार से लड़ना चाहेगा, सेना से लड़ना चाहेगा, तो ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता है। इसलिए ये यूज करता है टेक्नोलॉजी। कैसे इजराइल एक छोटा सा देश अपने टेक्नोलॉजी के बल पे पूरे के पूरे इस्लामिक कंट्री को अपने नाक में दम कर रखा है, इसके लिए नज़र डालते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि है मोसाद वर्सेस IRGC। दोस्तों इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है मोसाद, जो कि ईरान के अंदर घुसकर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े साइंटिस्टों को उनके घर में घुसकर मारा हुआ है। बहुत ही खतरनाक तरीके से और बहुत ही चालाकी से किसी को भी ईरान के अंदर घुसकर मार कर चले जाते हैं। दोस्तों ईरान में एक बहुत ही बड़ा नाम था मोहसिन फ़खरज़ादे, जिसको इजराइल ने एक रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन से मारा था, केवल अपने टेक्नोलॉजी के बल पे। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमेशा ही वो धमाका करता रहता है, और ईरान ने भी इसके बदले में जो इजराइल के डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनको निशाना बनाने की कोशिश कई बार किया है। और दोस्तों आपको एक बात तो पहले क्लियर कर दूं कि ये केवल ज़मीनी लड़ाई नहीं है, बल्कि सोच की भी लड़ाई है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये समझ में आएगा आपको अगले पॉइंट से, जो कि है आइडियोलॉजी और रिलीजन। दोस्तों ईरान पूरी दुनिया में अपने आप को मुसलमानों का यानी मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर मानता है, और जेरूसलम को आज़ाद कराना हर मुसलमान का कर्तव्य है, ऐसा ईरान का कहना है। और इजराइल कहता है कि जो ईरान है वो इजराइल को पसंद नहीं करता है, वो यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि जब तक ईरान की आइडियोलॉजी नहीं बदलेगी तब तक हम युद्ध नहीं रोकेंगे। और इसमें अमेरिका का भी बहुत बड़ा दबदबा है। अमेरिका के लिए ईरान एक बहुत बड़ा कांटा है। ये कैसे है इसको अगले पॉइंट से समझते हैं, जो कि है रीजनल हेजेमनी। ईरान चाहता है कि अमेरिका पूरी तरह से मिडिल ईस्ट से अपनी सेना को हटा ले, और ईरान ने इसके लिए कई बार इराक और सीरिया में जो अमेरिका के जहां बेसेस हैं वहां पर कई बार अटैक भी किया है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका इस युद्ध में कूद ही क्यों रहा है, उसको किस चीज़ की लालच है। लालच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमेरिका को अगर किसी चीज़ का लालच नहीं रहता है तो वो अमेरिका वहाँ नहीं रहता। अमेरिका जहाँ रहता है वहाँ समझ लो किसी न किसी चीज़ की लालच है उसको कुछ न कुछ चाहिए। उसको क्या चाहिए ये समझते हैं। अमेरिका की सऊदी अरब, इजराइल और यूएई जैसे देश से बहुत ही अच्छे संबंध हैं इन सभी कंट्रीज़ को बचाने के लिए। और सबसे मेन मुद्दा है तेल। अमेरिका को चाहिए तेल, उसको बचाने के लिए अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है ताकि ईरान को दबाया जा सके। इसीलिए ईरान के जितने भी आसपास के देश हैं उन सबको मिला कर रखा है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो अमेरिका उन सभी देशों को अपनी बेस की तरह यूज़ कर सके, जहां से अपने सेना को भेजकर ईरान पर अटैक करवा सके। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईरान के हाथ में दुनिया की इकोनॉमी की रस्सी है, यानी ईरान के पास एक रास्ता है, पतला सा समुद्री रास्ता है जिसको बोलते हैं हार्मुज की खाड़ी। अब ये रास्ता इतना क्यों इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, इसको समझते हैं अगले पॉइंट्स। दोस्तों इस हार्मुज की खाड़ी को हम दुनिया की इकोनॉमी का गला भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी रास्ते से दुनिया का 20 से 30% तेल गुजरता है। और ईरान हमेशा से ये कहता चला आया अगर अमेरिका उस पर कोई बड़ा हमला करता है तो वो सीधा इस रास्ते को बंद कर देगा। और दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि भारत का 50% तेल इसी रास्ते से आता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद किया तो तेल का दाम 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा और भारत को भी बहुत ही बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों आजकल के युद्ध केवल हथियारों बमों से नहीं होते, आजकल के युद्ध कंप्यूटर कोड से भी होता है। इसका अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कैसे बहुत ही बड़े लेवल पर यूज़ किया इसको समझते हैं इस पॉइंट से, जो कि है साइबर वॉरफेयर। हम बात कर रहे हैं स्टक्सनेट की। इसको अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया हुआ है। ये दुनिया का पहला और सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार है। इसी हथियार की मदद से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने जो हैं उसको तबाह किया।
और इसके काउंटर अटैक में ईरान ने भी अमेरिका के जो बैंक्स हैं उस पर साइबर अटैक किया और जो इजराइल के वाटर सप्लाई सिस्टम है उस पर अटैक किया ताकि इजराइल के जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको पूरी तरह से रोका जा सके। अभी के समय इस युद्ध में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि आखिर कौन देश किसका साथ दे रहा है। ये कन्फ्यूजन अभी के समय बहुत सारे लोगों के मन में है, तो आपका ये कन्फ्यूजन इस पॉइंट से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, जो कि है अब्राहम्स अकॉर्ड, एक नया गठबंधन। यानी अमेरिका और इजराइल तो पहले से ही मित्र थे, लेकिन अमेरिका के दोस्त थे यूएई अरब जैसे देश, जिसकी दोस्ती अमेरिका ने इजराइल से करवा दी है, जिसमें यूएई, मोरक्को, बहरीन जैसे भी देश आते हैं। ये सब अभी इजराइल के साथ है। ईरान को हमेशा इस बात का डर रहता है कि ये सारे देश मिलकर इस पर अटैक कर देंगे। इसी डर से ईरान ने इजराइल पर हमास अटैक करवाया था, ताकि जितने अरब देश हैं वो इस बात से गुस्सा हो जाएं कि इजराइल जो है वो मुस्लिम कंट्री को मार रहा है, और इसी बात को लेकर सारे देश इजराइल से नफरत करने लग जाएं। पर आप सबको पता है ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसकी सबसे बड़ी वजह है शिया और सुन्नी। ये बात आपको एकदम क्लियर समझ में आएगी इस पॉइंट से, जो कि है शिया सुन्नी डिवाइड। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस्लाम कम्युनिटी दो भागों में बटी हुई है, पहली है शिया, दूसरी है सुन्नी। और कमाल की बात यह है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। आखिर इतना ज़्यादा नफरत क्यों है इन दोनों में आपस में, इस पर कभी एक वीडियो और बना दूंगा। अभी फिलहाल ये समझते हैं कि किस देश में कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, शिया किस में ज़्यादा रहती है और सुन्नी किस में ज़्यादा। तो दोस्तों, जो ये ईरान है ये एक शिया देश है, और जो बाकी के यूएई, सऊदी अरब जैसे देश हैं यहाँ पर सुन्नी ज़्यादा रहते हैं। अमेरिका हमेशा यही तो ढूंढता है कि एक दूसरे में फूट डालो और अपना हथियार बेचो, एक दूसरे में लड़ाई करवाओ, अपना बिजनेस चलाते रहो, और यही हो भी रहा है। अभी ईरान और सऊदी अरब में जो शिया सुन्नी रहते हैं, इन सब में अभी विवाद चल रहा है। इन दोनों को लड़ाकर अमेरिका अपना हथियार बेच रहा है, इजराइल को अपना हथियार दे रहा है, इजराइल की मदद से यूएई और सऊदी अरब इन सभी देशों को दे रहा है। वो इससे अरबों डॉलर कमाता है। अभी के जो हालात हैं ये पहले से बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं। इस बात को हम समझते हैं इस पॉइंट से, जो कि है मार्च 2026 द फाइनल स्ट्राइक। ईरान ने हाल ही में इजराइल के डोमिना न्यूक्लियर साइट पर एक मिसाइल गिराई थी, जिससे इजराइल के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर उन्हीं जगहों पर ईरान में हमले कर रहे हैं जहां पर ईरान अपनी मिसाइलों को छुपा कर रखा हुआ है, या फिर वहां पर मिसाइलें उसकी बनाई जाती हैं। अमेरिका इजराइल को एक बेस की तरह यूज कर रहा है ताकि वो ईरान को पूरी तरह से तहस नहस कर सके। जिसने ईरान को मुस्लिम राष्ट्र बनाया, आयतुल्लाह खमेनेई, उसी को अमेरिका ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया युद्ध के शुरू होते ही। जिसने ईरान में पूरी लंबे समय से युद्ध की तैयारी की, उसको युद्ध शुरू होते ही अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। इसको इसलिए ख़त्म किया ताकि ईरान को पूरी तरह से कमज़ोर किया जा सके, लेकिन फिर भी ईरान इसके बावजूद भी डटा हुआ है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इसमें भारत को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इस पर भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस महायुद्ध का। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के लिए ये युद्ध इस समय बहुत ही बड़ा धर्म संकट है, क्योंकि ईरान में भारत ने एक पोर्ट बनाया है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। ये युद्ध में पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। अगर ये समाप्त हुआ तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसके अलावा भारत का बहुत सारा तेल मिडिल ईस्ट से ही आता, तो इससे भारत को तेल में भी बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा, और भारत में तेल में महंगाई भी हो सकती है। और लाखों भारतीय जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, काम करते हैं, उनकी जान को भी बहुत बड़ा खतरा है। अभी के समय इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ से, ईरान से काफ़ी भारतीयों को यहाँ भारत में वापस लाया हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, उनके जान को बहुत बड़ा खतरा है। जो लोग ईरान में पहले से रहते थे, बचकर वहाँ से निकल कर आए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ से निकाल कर लाया है, उनकी बातों को सुन लीजिए। थैंक यू भारत सरकार, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आप लोग वापस आ गए हैं, किस तरह से वापस आए? मोदी जी की द्वारा। अरे वापस आए, बहुत खुश है, मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। हमारी भारत सरकार तक थी, पूरी कायनात में सरकार नहीं है। हम लोग ईरान से आए और हम लोग फंसे हुए थे, लेकिन थैंक यू सो मच टू आवर इंडियन गवर्नमेंट एंड आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। सुरक्षित आज अपने भारत आ चुकी है। आई प्राउड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें ऐसी जगह से निकाला जहाँ से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। भारत माता की जय। वतन में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मोदी जी ने बहुत बढ़िया था। वो शुक्र है एम्बेसी वालों का, मोदी सरकार का, कि उन्होंने हमें यहाँ तक। मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है। We was very confident about the Modi government. थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमारी एम्बेसी ने हमें बहुत साथ दिया है। हमें 5 स्टार होटल में रखा गया, खाना पानी, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। थैंक यू सो मच। और अब
जो यहाँ भारत में पहले से सुरक्षित हैं, जो ईरान में नहीं हैं लेकिन भारत में हैं, पूरी तरह से सुरक्षा में हैं, उनकी भी बात सुन लीजिए। बिल्कुल जाऊंगी मैं, बिल्कुल मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, और मुझे ईरान बुला ले, मैं यहाँ से ट्रम्प को, नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। वो कैसे मारा मेरे खामेनेई को? खामेनेई मेरा शेर था, शेर। कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। और इन लोगों के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर रख के जाइएगा, एक भारतीय होने के नाते। और आप लोग ये भी देखे होंगे कश्मीर से लेकर लखनऊ से लेकर पूरे भारत में किस तरह से विरोध हुआ, क्या क्या हुआ, आप सभी लोग देख रहे हैं। इस पर एक वीडियो और आएगी, तो अगला अपडेट बहुत ही जल्द आएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल अभी नया है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों को, पहुंचाइए सभी दोस्तों तक, ताकि सबको सही सही जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।